कल क्या क्या देखे थे हम लोग? कल देखे थे कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, यानी रसायन विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यूनाइटेड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर पीसी राय को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ये सब कल हम लोग पढ़े थे, पदार्थ के बारे में पढ़े थे। और उसमें हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़े थे कि उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि भाई जो फिजिकल यानी भौतिक अवस्था कौन सी है और रासायनिक अवस्था कौन सी है। तो देखिए हमने थोड़ा बहुत उसमें देखा था, जो भौतिक अवस्था का था उसमें आपने ठोस के बारे में पढ़ा था कि ठोस क्या होता है और द्रव क्या होता है। अभी आज हम उसके आगे देखेंगे गैस क्या होता है। देखिए गैस का मतलब क्या होता है, गैस में जो भी चीजें जिसका आकार एवं आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। ना तो कोई एग्जैक्ट उसका आकार होगा, ना तो कोई एग्जैक्ट उसका आयतन होगा। अब देखो आकार का मतलब वो किसी भी बर्तन में रख दो उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। जैसे एक कमरे को बंद कर दो, उसमें जो है थोड़ा सा हवा डाल के, जैसे उस कमरे में जैसे थोड़ा सा उसमें हवा डाल देंगे, उसके बाद में उस कमरे को बंद कर देंगे, तो वो जो हवा है ना, जो भी हवा है वो पूरी तरह से, वो जो गैस है पूरे कोने कोने तक पहुंच जाएगा। मतलब वो फैलता ही चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं एक जगह पे, निश्चित भी नहीं है वो कहाँ कहाँ तक जाए, कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो गैस होता है, गैस एग्जैक्ट कभी एक ही जगह नहीं रहता, मतलब वो फैलता रहता है। किसी भी बर्तन में रखोगे तो उसी का आकार ग्रहण करेगा और आयतन भी ग्रहण करेगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो बढ़ घट सकता है। वो गुब्बारे में भर दो तो गुब्बारे का आकार ले लेगा, है ना, वहां से निकाल करके किसी ट्यूब में डाल दो तो ट्यूब का आकार ले लेगा। मतलब उसका आकार तो निश्चित नहीं है ना, वो आकार भी नहीं निश्चित है और आयतन भी उसका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो बढ़ता घटता है। इसलिए गैस का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता। देखिए ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। गैस में आपने देखा ऑक्सीजन हो गया, O2, नाइट्रोजन हो गया N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया और मीथेन CH4 हो गया। बहुत सारी गैसें होती हैं, हमने 4 ही लिखा एग्जाम्पल के लिए। इनका कोई एग्जैक्ट जो है आकार एवं आयतन नहीं होता है। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। देखिए प्लाज्मा जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लाज्मा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक खास अवस्था इसलिए है, और इसमें जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका विशेषता भी है। जितने रात को टिमटिमाते हुए तारे हमको दिखते हैं ना रात को, उन सब पे क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। अर्थात हम किसी भी तारे पर या सूर्य पर उतर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर, वहां गल जाएंगे, दूर से ही जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका होता है। हाई टेम्परेचर है, दूर से ही राख कर देगा एकदम। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवस्था करके जाएं कि हम लोग उस पर उतर सकें, वो टेम्परेचर को जो पहन के जाएं, वो उस टेम्परेचर को सहन कर सकें, हमारे अंदर तक ना ट्रांसफर करे उस हीट को, तो हम लोग अगर वहां उतरेंगे भी तो उतरने के बाद वहां पर हम लोग धंसने लगेंगे, क्योंकि एक दलदल टाइप का रहेगा उसमें सूर्य पे। क्यों? क्योंकि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, गाढ़ा होता है। जैसे यहाँ पर किसी तारकोल को देखेंगे तो तारकोल गाढ़ा होता है, वैसे वहां पर गाढ़ा होता है, वहां पर भी प्लाज्मा पाया जाता है, तारों पर भी प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था। यह गाढ़ा होता है, इसके कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं, इसका मतलब क्या है, जो सूर्य है ना, सूर्य पे प्लाज्मा पाया जाता है, और उसमें जो कण है अत्यधिक ऊर्जा युक्त इसलिए है क्योंकि वो ही हमको ऊर्जा दे रहे हैं। जो सूर्य है उसका जो कण है, वहां से जो ऊर्जा निकल रही है कण के रूप में निकल रहा है, और वो हमारे बॉडी में आता है, विटामिन डी देता है, मतलब ऊर्जा ही तो है। आज जो सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य का प्रकाश का यूज अच्छी तरह से करके लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, सूर्य ऊर्जा में इसका यूज कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं। मतलब सभी चीजें अब इलेक्ट्रिक हो रही हैं। अब तो उस पर इलेक्ट्रिक करने का मतलब क्या, सूर्य ऊर्जा से भी इसको चार्ज कर लेंगे। बहुत सारी चीजें अब सूर्य की ऊर्जा से बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल हम लोगों को अभी धरती में कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल या फिर कैरोसिन यह एक ऐसा पदार्थ है जो सदियों से बहुत, मतलब कई सारे देशों में भरा पड़ा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, चाहे सऊदी अरब हो गया, चाहे जो भी ईरान हो गया, कई सारे ऐसे देशों में होता है। तो ये जो पेट्रोल डीजल पाए जाते हैं धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो हम लोग ज्यादातर निर्भर किस पे हो जाएंगे, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हो जाएंगे, क्योंकि यह एक प्रकार जो है ऊर्जा है। दूसरा चीज ये भी है कि अगर आपसे कहेगा कि पृथ्वी पर
एकमात्र एकमात्र ऊर्जा का संसाधन कौन है, या ऊर्जा ऊर्जा देने वाला कौन है पृथ्वी पर? वही ऊर्जा देता ही है ज्यादातर, तो सूर्य ही देता है। कहोगे और भी चीजें हम खाने से तो ऊर्जा पा जाते हैं, क्या सूर्य से ही हम ऊर्जा पाएंगे? हम पानी पीते हैं उसमें भी ऊर्जा पाया जाता है, भोजन करते हैं उसमें भी ऊर्जा पाया जाता है, और फल वल खाते हैं उसमें भी ऊर्जा पाया जाता है। तो क्या सूर्य ही उसका ऊर्जा का एकमात्र संसाधन है? नहीं। देखो, आप फल खा रहे हैं, तो जब फल खा रहे हैं तो वो फल बना कैसे? तो वो फल किसी पौधे से आया। वो पौधा किससे ऊर्जा लिया है? वो पौधा सूर्य से ही ऊर्जा लिया है, और वो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा होगा। तो जो पेड़ है ना, पेड़, वो पेड़ प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाया, और जब प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाया और भोजन बनाया तो वो जो है डेवलप हुआ, यानी विकसित हुआ, और जब विकसित हुआ ना तो उसके अंदर उससे फल निकले और उस फल को हम लोग खाए। मतलब सूर्य से ही तो ऊर्जा पाया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे जितने ऊर्जा देते हैं पेड़ पौधों को सूर्य से ही मिलता है ऊर्जा, और उनसे ऊर्जा हम ले लेते हैं, बाकी डायरेक्ट सूर्य से कुछ ऊर्जा ले लेते हैं। हमारे स्किन जो चमड़ियां होती हैं ये क्या करती हैं? सूर्य से ऊर्जा को खींच लेती हैं जो जरूरत होती है। अब लिमिट में ही ऊर्जा को खींचेंगे। अब सुबह वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लाज्मा सूर्य पे पाया जाता है, तारों पे पाया जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो तारकोल भी एक प्लाज्मा अवस्था है, बाकी आटा को सान देंगे तो भी प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये अत्यधिक ऊर्जा, ये अत्यधिक इसके कण कण मतलब उसके बारीक बारीक कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। ये अत्यधिक उज्ज्वलित होते हैं। उज्ज्वलित मतलब चमकदार होते हैं, बहुत ज्यादा जो है चमकदार होते हैं। प्लाज्मा मानव रक्त में भी पाया जाता है। हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, इसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। वो प्लाज्मा वो गाढ़ा होता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें बीमारियों से सुरक्षा देने का काम इसका है, प्लाज्मा का। अब कि कोई बीमारी होती है तो प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, या बीमारियों की जांच में, बीमारियों की जब जांच की जाती है तो प्लाज्मा से किया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा बहुत जरूरी है, रक्त में पाया जाता है। जो खून में प्लाज्मा पाया जाता है इसका कलर हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, एकदम पीला नहीं रहेगा, हल्का सा पीला रहेगा। तो ब्लड में हमारे जो लाल कलर का रक्त है उसमें हल्का सा पीले रंग का क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। वो भी क्या होता है? वो भी जो है वो भी प्लाज्मा ही रहता है। सूर्य तथा तारों पर उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा पाया जाता है। बहुत ज्यादा सूर्य और तारों पर क्या होता है? उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर होता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण वहां पर प्लाज्मा हो जाता है। अब हाई टेम्परेचर कहीं भी रहेगा, हम ही लोग बहुत ज्यादा, यहाँ देखो, यहाँ का टेम्परेचर जो हमारे यहाँ का हवाओं का टेम्परेचर है, यहाँ का जो पर्यावरण का टेम्परेचर है वो नॉर्मली है, बहुत ठीक ठाक है। अभी मान के चलिए 40 प्लस हो जाता है गर्मियों में, लेकिन ठंडियों में तो नॉर्मल हो ही जाता है, और समय में नॉर्मल हो जाता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग सहन कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 40 प्लस कर सकते हैं, मतलब 41, 42, 43 इतना डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर हम लोग सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर होने लगेगा, तो हम लोग धीरे धीरे किस रूप में चेंज हो जाएंगे? प्लाज्मा के। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो हम लोग जल जाएंगे, और जल के क्या हो जाएंगे? प्लाज्मा जैसा हो जाए। सब कुछ घर, जितना मिट्टियां हैं, जितना आपने घर द्वार बनाया है, वो सब बहने लगेगा। प्लाज्मा हीट वेव जब बहुत ज्यादा हाई हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये पूरी तरह से प्लाज्मा हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों को पता तो होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये पृथ्वी जो है, या संपूर्ण जितना आपको जगत दिख रहा है, जितना भी संसार दिख रहा है, ये सारा का सारा पहले प्लाज्मा ही तो था। मतलब ये पृथ्वी एक आग का जलता हुआ गोला था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ तो प्लाज्मा से ये ठोस हो गया, और इस पे कई सारे वनस्पतियां जन्म ली, कई सारे जीवों का जन्म हुआ, और मतलब हम लोग भी इस पे रहने लगे, मानव भी इस पे रहने लगा, तो कई सारे जीव इस पे रहने लगे। लेकिन पहले ये जिस पृथ्वी को आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी पहले एक जलता हुआ आग का गोला था। जब इसका निर्माण हुआ था, इसके बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने स्टडी किया, इतिहासकारों ने, कई सारे भूगोलवेत्ताओं ने बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा में तारकोल, लेई, पेंट भी आप देखें जिससे रंगा जाता है। दही हो गया, जमा हुआ ऑयल, जब कोई जमा हुआ तेल रहता है तो उसको आपने देखा है कि वो भी तो प्लाज्मा जैसा ही होता है। कहोगे नारियल का तेल आपने देखा है जब जम जाता है, देखा तो जो नारियल का तेल जब जम जाता है
तो वो कैसा हो जाता है, प्लाज्मा जैसा ही हो जाता है। तो ये आपका कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं बच्चों, एक पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, देखो बच्चों, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दो वैज्ञानिकों का योगदान है। इसमें रिसर्च चल रहा है, दो गार्ड पार्टिकल को आपस में बहुत तेजी गति से टकराना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों गार्ड पार्टिकल आपस में टकराने के बाद कोई विशेष महत्व तो नहीं मिला है इसका, तो कोई विशेष जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए इस पे अभी रिसर्च ही चल रहा है। बहुत ठीक ठाक अवस्था ये भी है। पांचवी अवस्था बोस, जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक थे और विदेशी वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में आपने तो सुना है। तो आइंस्टीन जो है बहुत जानकार साइंटिस्ट हैं और हमारे भारत के बहुत जानकार साइंटिस्ट अल्बर्ट जगदीश चंद्र बोस, ये भी बहुत ही जानकार साइंटिस्ट हैं। तो दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर, इन दोनों का योगदान है इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर। इसमें दो गार्ड पार्टिकल को आपस में टकराना होता है और दोनों गार्ड पार्टिकल बहुत ही तेजी गति से, आप जिस तेजी गति को देख भी नहीं पाएंगे उतना तेजी गति से क्या करता है, उतना ही तेजी गति से दो गार्ड पार्टिकल, मान के चलिए गार्ड पार्टिकल को, इनको ये दो गार्ड पार्टिकल है, ये दोनों मिट्टी के कण हैं, आप तो इसको देख ही रहे हैं। तो ये दोनों को हम लोग ऐसे टकराएंगे तो ये तो दिख रहा है, वो इस तरह स्पीड करेंगे, इस तरह स्पीड में जाएंगे कि आपस में जब टकराएंगे तो पता ही नहीं चलेगा जा कहाँ रहे हैं, दोनों बगल से गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, इतना स्पीड में जाएंगे, आपस में टकराएंगे, दो गार्ड पार्टिकल आपस में टकराएंगे। उसका कोई विशेष रिसर्च अभी हुआ नहीं है, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, कोई महत्व नहीं मिला है इसका, तो अभी इस पे रिसर्च ही चल रहा है। तो दो वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग को नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? देखिए, अंतरा आणविक स्थान का मतलब होता है अणुओं के बीच खाली जगह। आणविक स्थान मतलब होता है जगह। देखो यहाँ कह रहा है अंतरा आणविक स्थान, कण के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरा आणविक स्थान कहा जाता है। देखिए, कोई भी कण हो तो उसके बीच में कितना जगह है। जैसे आप कोई भी पदार्थ देखते हैं बच्चों, तो उसमें पानी डालते हैं तो सोख ही लेता है। जैसे ये मिट्टी है, यह एक पदार्थ है, इस पे जब पानी डालेंगे तो ये सोखेगा कि नहीं? उसको सोख लेगा और सोख करके कहाँ ले जाता है? कभी सोचे हैं कि इस पे जब पानी डालेंगे, आप दो चार बूंद डाल के देखिए इस पे, तो जब पानी डालेंगे तो ये पानी के कण को कहाँ सोख लेगा? अंदर। इसका मतलब इसमें जगह है, उसे कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। या किसी चीज को आप पानी में डाल देते हैं, जैसे अब कोई भी चीज, लकड़ी को रख देंगे तो लकड़ी भी पानी को सोख लेगी, इसका मतलब लकड़ी के बीच क्या है? खाली स्थान है। जब घर को बनाया जाता है ना, तो घर को बनाते समय ईंट पे भी पानी डाला जाता है, और जब हम ईंट पे पानी डालते हैं तो ईंट भी तो पानी को सोखती है, इसका मतलब उसके बीच भी क्या है? खाली स्थान है। इसका मतलब उसे कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान। तो कह रहा है अंतरा आणविक स्थान किसे कहा जाता है? तो कण के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। तो हमने तो अवस्था 3-4 पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें होता है और सबसे कम खाली स्थान किसमें होता है? तो देखिए, गैस में सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है। हवाओं के बीच आप रह रहे हैं कि नहीं, यहाँ आसपास हवाएं हैं, ऐसे आप हाथ को हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाइए हाथ को, तो यहाँ देखिए हवा भरी है, लेकिन इसके बीच खाली जगह है, तभी तो हम देखो यहाँ चल भी सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसके बीच खाली स्थान है, तभी तो हम इधर उधर हिल डोल कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें है? हवाओं के बीच में सबसे ज्यादा। हवाओं के बीच में सबसे ज्यादा क्या है? खाली स्थान सबसे ज्यादा है। तो गैस जिसे बोलेंगे, गैस के स्थान बीच खाली स्थान ज्यादा है, उसके बाद पानी के बीच खाली स्थान ज्यादा है, उसके बाद ठोस के बीच खाली स्थान ज्यादा है। तो पानी के बीच कैसे? तो पानी में आप कूद जाएंगे तो घुस जाएंगे नहीं। आप कभी भैंस वैंस चराने गए कि नहीं? भैंस देखो, सभी भैंस पानी में कूद जाती हैं और उसमें घुस जाती हैं। तो इसका मतलब क्या? उसमें खाली जगह है, तो पानी थोड़ा थोड़ा हट जाता है। खाली जगह नहीं होता तो कैसे उसमें कोई जाता है? तो खाली जगह है। तो सबसे ज्यादा खाली जगह किसमें है? तो पूरा सभी लोग तो हवाओं में ही रह रहे हैं ना, तो आप हवाओं में मतलब ऊपर नहीं, जमीन पे ही रहते हैं, लेकिन हवा तो आसपास भरी है ना, तो रह रहे हैं कि नहीं? थोड़ा स्थान ले लेते हैं, इसके बीच स्थान है, खाली जगह है। इसका मतलब सबसे ज्यादा खाली स्थान किसके बीच है? गैस के। और उसके बाद द्रव, पानी में आप कूद जाएंगे, हाथ डालेंगे तो उसमें भी खाली जगह होता है। इसका मतलब द्रव मतलब पानी होता है, जल, जो चीज बह सके उसे द्रव कहते हैं। ठोस, ठोस के बीच खाली जगह नहीं होता है। आप इसको देख रहे हैं ठोस है, लेकिन इसमें हम धक्का लगाएंगे, ऐसे खुद बल लगाएंगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली जगह होता ही नहीं है, इसके बीच खाली जगह होता है। लेकिन सुनिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये भी तो ठोस है, अब इसके बीच खाली जगह है लेकिन बहुत ही कम जगह है, इसके बीच खाली जगह है लेकिन बहुत ही क्या है? कम जगह है।
उतना ज़्यादा खाली जगह नहीं जितना हवाओं में है, इसलिए ठोस को एकदम लास्ट में रखा गया। ठोस को कहाँ रखा गया? लास्ट में। इसका मतलब खाली जगह सबसे कम किस में है? सबसे कम ठोस में होता है, ईंट में, पत्थर में, या कोई भी चीज़ हो गया। अब इसको देखेंगे, इसमें कहोगे कि इसमें खाली जगह है ही नहीं, इस ईंट में, तो इसमें खाली जगह है भैया। इसमें पानी डालेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। अब मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जितने कण हैं, कण का मतलब क्या होता है? जब इसे तोड़ेंगे ना तो ये बारीक बारीक टुकड़ों में टूटेगा, उसे कहते हैं कण। अब उस कण के बीच जगह है, जगह नहीं होता तो इसमें पानी कैसे जाता? आप पानी डालते देखो सूखने लगता है ये, इसका मतलब इसमें खाली जगह है। अंतराणविक स्थान का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, कणों के बीच खाली स्थान। कण किसे कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है उसे ही तो कण कहते हैं, ठीक है। बहरहाल कण बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसे आप किसी भी चीज को पीसेंगे, जैसे ईंट को तोड़िए तो उसमें पाउडर पाउडर निकलता है, वही है कण। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पहली बात तो गतिज ऊर्जा का बात ही करें तो सबसे ज्यादा गति हम लोग कर कहाँ सकते हैं? क्या खूब ईंट एक तरफ से रखा हो उसमें तुम दौड़ सकते हो क्या? नहीं ना। ईंट में दौड़ सकते हो क्या? नहीं। तो दौड़ नहीं सकते हैं, ईंट में हम आर पार नहीं कर सकते हैं। या दीवार खड़ी हो, उसके उसी में जाके खूब तेज से टकरा जाओ, खूब तेज से दौड़ते हुए जाओ, उसमें टकरा जाओ, वो रोक लेगी ना, तुमको नहीं जाने देगी। इसका मतलब खाली जगह नहीं है। गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होता है? हवाओं में। किसमें ज्यादा गतिज ऊर्जा होता है? हवाओं में। क्योंकि हवा में देखो कोई बाइक से खूब तेज जा रहा है, कोई किसी न किसी चिड़ियों को देखिए खूब तेज उड़ती जा रही है हवाओं में। इसका मतलब गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा हवाओं में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? हवाओं में। तो हवा का मतलब गैस में। उसके बाद द्रव, पानी में। इससे कम दौड़ेंगे कहाँ? पानी में। देखो तीर इधर की तरफ मतलब सबसे ज्यादा ही, तो गैस में। उसके बाद द्रव में यानी पानी में। पानी में फिर भी आप हवाओं से कम ही दौड़ेंगे, भागते हैं तो देखो रोक उसमें दौड़ ही नहीं पाते, ऐसे चलेंगे तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, उतना ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन चल तो लेंगे ना। और ठोस में कोई कहे कि पत्थर को पार करिए, खूब बड़ा सा चट्टान उसको पार करिए, नहीं कर पाएंगे। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। और सबसे कम किसमें? ठोस में। अब बात करते हैं बच्चों विसरण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विसरण का ही देन है। विसरण मतलब इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। देखिए विसरण जो होता है ना, विसरण का मतलब आपके समझ में कुछ कुछ आ रहा है कि मिश्रण मतलब मिक्सचर होना, कोई चीज मिक्सचर होना। आप घर के बाहर बैठे हैं और घर में कोई अच्छा चीज बन रहा है, फिर भी आपको उसका महक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसका मतलब थोड़ा अच्छा खाना बन रहा है या कोई भी चीज बन रहा है, पर पकवान जो भी बन रहा है, शादियों में बनता है या कहीं भी जो भी चीजें बनती, वो महकता है कि नहीं महकता है? इसका छोड़ो, अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसमें जो धुआं निकलता है वो आप बाहर बैठे हैं तब भी तो सूंघ लेते हैं, उसको सूंघते हैं कि नहीं? अच्छा लगता है, कहते हैं बहुत मस्त महक रहा है। ये फूल वूल रहते हैं तो वो भी आपको महकते रहते हैं। ऐसा क्यों महकते हैं? इसलिए क्योंकि विसरण की वजह से। जो भी अगरबत्ती जलाई जा रही है, अगरबत्तियों से निकलने वाला जो धुआं है, वो धुआं हवाओं में मिक्सचर हो रहा है, वो फैल रहा है हवाओं के कण के बीच में। क्योंकि आपको बताया कि हवा के सुनिए हवाओं के बीच में खाली जगह है। हवाओं के बीच में क्या है? खाली जगह। तो जो अगरबत्ती, जब आपने यहाँ पर अगरबत्ती जलाया और अगरबत्ती से क्या होगा? अगरबत्ती से धुआं निकलेगा। वो धुआं जो है, उस धुआं के एक कण है जो आपको दिखते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, वो एक कण है। वो क्या होंगे? गैस के हवाओं के बीच में जगह जगह फैल जाएंगे। वो फैलते हुए जहां आप बैठे वहां तक जाएंगे, आपके नाक में घुसेंगे, आपको मजा आएगा, क्योंकि नाक में सूंघने की क्षमता होती है। वो सूंघेगा, कहेगा गजब मजा आ रहा है। तो फिर तो ये विसरण के कारण ही संभव हो पाता है। कोई चीज महकता क्यों है? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। और कोई चीज गंध क्यों देता है? विसरण के कारण। महकना और गंधाना दोनों चीज किस पे निर्भर करता है? विसरण के कारण। तो अब कोई चीज गंध मार रहा है तो इसका मतलब क्या है? विसरण की ही देन है, क्योंकि उसपे भी निकलने वाले कण, उस पदार्थ से निकलने वाला जो गंधा रहा है, चाहे वो कोई सड़ रहा है, कोई गल रहा है या कोई जानवर मरा है, तो उससे निकलने वाला गंध क्या हो रहा है? हवाओं में मिक्सचर होके आपके नाक तक आता है और तुमको मजा आ जाता है कि नहीं? तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग उसको कहते हो अरे भाई क्या मतलब कितना मजा आ रहा है ना, ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो तुम लोग ऐसा बोलते हो तो तुम्हें मजा आ रहा होगा भाई, है ना। तो विसरण दोनों काम करता है। विसरण का मतलब क्या होता है? चारों तरफ फैलना। विसरण का मतलब चारों तरफ फैलना। ये क्या लिखा? कणों के बीच किसी दूसरे कण का मिलना और चारों तरफ फैलना। चारों तरफ फैलेगा, एक जगह रखोगे तो चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ लोग रहेंगे, चारों तरफ महकेगा। देखो ये चारों तरफ फैलता है तो गैस में ही सबसे ज्यादा विसरण हो सकता है। फिर पानी में विसरण, कहोगे पानी में कैसे विसरण? अरे भाई तुम उसमें स्याही लोगे और इसकी एक बूंद को गिराओगे उस पानी में, एक बूंद को गिराओगे तो क्या होगा?
स्याही के एक बूंद को गिराओगे तो देखो चारों तरफ को फैलता है कि नहीं फैलता है, तो भी तो विसरण है। और नहीं तो छोड़ो, चीनी को मिला दे तो विसरण ही तो है, पूरे पानी में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। नहीं तो पानी लो, उसमें थोड़ा गर्दा वर्दा डाल दो मिट्टी का, है ना, पाउडर डाल दो, उसको मिलाओ, विसरण के कारण ही तो फैल जाता है। फैलता है कि नहीं फैलता है। अब कभी कभी जो लोग मछली पालन करते हैं तो उसमें दूसरे लोग उसमें जहर वहर डाल देते हैं, तो वो भी तो पूरी तरह पानी में मिल जाता है। हवाओं में भी छोड़ दिया जाता है मारने के लिए लोगों को, है ना, विषैली गैस। अब देखो द्रव में, और विसरण सबसे कम किस में होगा, ठोस में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रसार। प्रसार देखो, चारों तरफ फैलता कौन है, विसरण, और एक तरफ फैलता कौन है, प्रसार, यानी एक्सपेंशन। देखिए कैसे, आप मुंह में हवा भरिए ऐसे और एक सीधा हवा में डायरेक्शन में फूकिए ऐसे, तो जब सीधा फूंक रहे हैं तो क्या है, प्रसार। क्या है, प्रसार। नहीं तो फूकनी उकनी लीजिए और मुंह पे लगाइए ऐसे। घर पे पहले लोग, अब तो गैस सिलेंडर ये सब हो गया तो अभी लोग गैस पे खाना बनाते हैं, लेकिन पहले क्या होता, पहले लोग फूकनी का यूज करते थे। अभी भी किसी किसी के घर में उसका ही यूज किया जाता है। तो ऐसे फूकनी, आप लोगों के घर पे तो गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है ना। तो फूकनी का यूज करते हैं, तो फूकनी बड़ी से रहती, उसको लगा के ऐसे मुंह में, और उसके बाद फूकेंगे इधर से, और खूब प्रसार में एक सीधा डायरेक्शन में हवा निकलेगी, इसे बोलते हैं प्रसार। क्या बोलते हैं, प्रसार। अच्छा, पानी का प्रसार नहीं हो सकता है क्या, हवाओं का प्रसार तेज होगा कि पानी का प्रसार तेज होगा, आप ही लोग बताइए। हवाओं का ना, क्योंकि हवा को भर के एकदम खूब तेज गति से छोड़ेंगे, फिर पानी को उससे कम गति में जाएगा, भले वो प्रेशर में दिखता है। गाड़ी वाड़ी धोते समय प्रसार का यूज करते हैं, देखो बटन दबा देंगे उसी समय जाता है कि नहीं जाता है, पूरा जहां जहां मारेंगे पूरा मिट्टी साफ, तो प्रसार। और क्या प्रसार पाउडर का नहीं हो सकता, कण के नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अभी यार तुम भर के उसको एक साइड से मारो पंप, सीधा धुआं धुआं हो जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्रसार है। तो प्रसार, एक्सपेंशन। तो देखो, सीधा गति करना, गैस, द्रव और ठोस, सबसे ज्यादा गैस में प्रसार होगा, उससे कम द्रव में, द्रव का प्रसार होगा, उससे कम ठोस का प्रसार होगा, या फिर गैस का प्रसार, द्रव का प्रसार। अब आणविक आकर्षण बल क्या होता है, आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, कणों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आणविक आकर्षण बल। अणुओं के बीच लगने वाला बल, या कह लो कणों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, आणविक आकर्षण बल। गुड़ कभी फोड़े हैं, गुड़ जो खाते हैं, ऐसे ऐसे फोड़े ना, मिट्टी को ऐसे तोड़िए, तो देखो ये टूट नहीं रहा है, आराम से टूट नहीं रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं नहीं टूटूंगा, क्योंकि इसके कण एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हैं, बहुत कस के, लेकिन तोड़ तो देंगे हम। तो टूट गया कि नहीं टूट गया, इसमें लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आणविक आकर्षण बल। तो किसी चीज को आप तोड़ेंगे ना तो वो टूटेगा ही नहीं, वो टूटेगा ही नहीं, लेकिन टूटे एक समय ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा पावर लगा रहे हैं तो वो टूट ही जाएगा, और ये टूटेगा तो इसमें लगने वाला जो बल आपने एहसास किया वो कैसा बल है, आणविक आकर्षण बल। कणों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, आणविक आकर्षण बल। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, ठोस में होगा। क्लियर है कि नहीं, ठोस मतलब जो चीजें मजबूत हैं, आप जैसे लकड़ी ले लो, तोड़ो तो टूटता ही नहीं है। अब इस आप मिट्टी के कण को देख रहे थे, इसको तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा, लेकिन टूट रहा है बाद में। गुड़ फोड़ेंगे तो गुड़ खाते हैं आप लोग, है ना, तो गुड़ को ऐसे फोड़ते हैं ना, हाथ से पहले देखते हैं, नहीं फूटता तो हथौड़ी उठाते हैं, या फिर सिल उल पे ले जाके बढ़िया से फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते हैं, तो फोड़ते हैं। तो वो जो उस पे जो है बल लग रहा है, तो ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, और पानी में थोड़ा कम आकर्षण बल, तभी तो इसकी भी जगह है ना। मजबूती कितना इंपॉर्टेंट रखती है, आपने कभी सोचा है, कभी भी देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में पावर होती है। आपने पढ़ा भी है एक चैप्टर, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो एकता में पावर होती है, जब हम लोग किसी काम को मिलकर के, एक साथ मिलकर के करेंगे तो वो बहुत पावरफुल। हम लोगों के बीच कभी, जैसे हमारी जो फ्रेंड सर्किल हो, उसमें एक ऐसी पावर होनी चाहिए कि सभी लोग मिल के काम करें। मिल के कहने का अर्थ ये है कि जब आप मिले रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो दुनिया की कोई पावर आपको हरा नहीं सकती है, समझे कि नहीं। तो देख रहे हो, ठोस में भी वही है, इसको हराने के लिए आपको ज्यादा बल की जरूरत है, समझे कि नहीं, कम बल में तो वो हो ही नहीं सकता। लेकिन पानी जो होता है, द्रव होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो द्रव जो होता है, द्रव, इसमें आप देखोगे, इसमें कोई ढीला वाला डाल दो, मारो, पूरा अफी कूद जाओ, भैंस को कुदा दो तो सबको कुदा दो, इसमें जगह होता है ना। और गैस में, हवा में, सभी एक दूसरे को दूर दूर से देखते हैं, एक कण हवा का यहाँ है तो एक कण यहाँ पर है, तो एक दूसरे को देखते हैं, और जब इसके पास है तो और भागता है ना, तो इसके पीछे पड़ जाता है, चल भाग, है कि नहीं, जहाँ तल्ले भाग ना भाग। तो एक दूसरे का कण दूर दूर से, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, एक कण वहाँ, एक कण वहाँ, आसपास नहीं है, सब दूर दूर हैं, समझे कि नहीं। तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, तो उसमें कम बल है, इसके कण पास पास में होते हैं। कण का मतलब छोटा छोटा पाउडर एक दूसरे को चिपक के रखता है ना। अब बात करते हैं घनत्व यानी डेंसिटी, भराव। सबसे ज्यादा भराव किस में होता है, डेंसिटी यानी भराव। भराव मतलब
आप किस पे उंगलियों को ऐसे करिए और सभी अब हवा में ऐसे मारिए, उसके बाद पानी में ऐसे मारिए, उसके बाद ले जाके पत्थर पे ऐसे बढ़िया तेज से मारिए, फिर पता चल जाएगा डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब भराव होता है। क्या होता है? भराव। आप ईंट पत्थर को ऐसे देखिएगा, तोड़ेगा नहीं, टूटेगा, बहुत मजबूत होता है, ठोस होता है, नहीं भराव ज़्यादा होता है। भराव को ही कहते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक है। लेकिन आप पानी को देखिए, कम भराव होता है, भराव का मतलब उसमें जगह है ना, वो ज़्यादा वो नहीं है, उसको तोड़ फोड़। अब गैस को देखेंगे तो गैस में देखेंगे तो उसमें भराव कम है, भराव कम नहीं होता तो हाथ कैसे हिलता, कैसे घूमता? तो भराव सबसे ज़्यादा भराव किसमें है? सबसे ज़्यादा भराव किसमें होता है? ठोस में। आप पत्थर वत्थर उठाइए, इतना बड़ा पत्थर कोई रखा होगा आसपास गांव में, है ना, या फिर कहीं आसपास में हो, ईंट को उठाइए, उसमें भराव ज़्यादा है, पानी को उठाइए कम भराव है ना, सब कम भराव होता है। तो इसे कहते हैं भराव, यानी घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? भराव। सबसे ज्यादा भराव किसमें होता है, यानी डेंसिटी, घनत्व किसका होता है? ठोस का। पत्थर का घनत्व ज्यादा कि पानी का घनत्व ज्यादा? पत्थर का, क्योंकि ठोस में आपका क्या आ जाता है? पत्थर। और द्रव मतलब पानी, द्रव का मतलब बहने वाली चीज, जो बह जाए, जिसे आप पी सकें, है ना। अब ऐसा नहीं है पेट्रोल डीजल पी लो, पानी पी सकते हैं, ठीक है। गैस, हवाओं का भराव कम होता है, समझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चों, त्रिक बिंदु क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिक बिंदु का मतलब होता है कि ऐसा तापमान, जिस तापमान पर कोई वस्तु तीन अवस्था में दिखाई दे। तीन अवस्था का मतलब क्या होता है? वो ठोस भी रहे, वो द्रव भी रहे, वो गैस भी रहे, तीनों अवस्थाओं में पाया जाए। वो टेम्परेचर जो है, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि वो टेम्परेचर की वजह से वो पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में, ठोस मतलब मजबूत, उसमें थोड़ा थोड़ा ठोस पदार्थ रहे, ऐसे ढूंढो तो उसमें ठोस पदार्थ भी निकले, और द्रव पानी जैसा भी रहे, और गैस यानी हवा जैसा भी उसमें निकलता रहे। ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज़ हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, जैसे यहाँ हवा का ठंडियों में टेम्परेचर लो ही हो जाता है। आप लोगों को पता है ठंडी में टेम्परेचर क्या हो जाता है? ठंडी में टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और जब लो टेम्परेचर होता है तो उस समय होता क्या है? लो टेम्परेचर में आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, अभी तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे भारत में तो होता नहीं जल्दी से, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर वैसे 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है लो टेम्परेचर। मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी जो है, जो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, हमारी बॉडी से बहुत, मतलब 0 तक आना, वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होगा वह बर्फ के रूप में भी रहेगा, वह जो है हल्का पानी के रूप में भी रहेगा, उसमें से हल्का हल्का धुआं जैसा निकलेगा, जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा वैसे होता है। जब हवाओं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हवाओं का टेम्परेचर कितना हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उस कंडीशन में हवाओं का टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जब ग्लास में किसी पानी को रखेंगे ना, तो उसमें हल्का हल्का बर्फ बना रहेगा, उसमें पानी भी रहेगा, और उसमें हल्का हल्का कोहरा जैसा निकलेगा। तो जो कोहरा जैसा निकल रहा है वो गैस है, और जो हल्का हल्का बर्फ जैसा वो ठोस है, और जो पानी जैसा है, चिपचिपा पदार्थ वो पानी जैसा है, वो क्या है? वो पानी है, वो द्रव है। इसका मतलब तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, त्रिक बिंदु कहलाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, ऐसा होता है। अब बात करते हैं बच्चों परमाणु संरचना का। ये क्या होता है परमाणु? परमाणु, अभी हम लोग परमाणु किसे बोलेंगे? तो देखिए परमाणु क्या होता है? यह एक पदार्थ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पदार्थ ही है। मैंने बताया भी है कि आसपास जो कुछ मौजूद है सबके सब क्या हैं? पदार्थ हैं। सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है, लाइट का जो रात में जलता है वो भी प्रकाश पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये चीज पदार्थ है, और इसमें ये छोटे छोटे कणों से मिलकर है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से। यह देखिए, बारीक बारीक इसमें कण निकल रहा है, ऐसे तोड़ के ऐसे निकालेंगे तो छोटा छोटा क्या निकलता है? कण। क्या निकलता है बच्चों? कण। तो पदार्थ छोटे छोटे क्या, किससे बना हुआ है? कण से। इसको देखेंगे, इसमें असंख्य कण, असंख्य मतलब बहुत ज्यादा, इसमें क्या निकल रहे हैं? कण। बहुत ज्यादा क्या निकल रहे हैं बच्चों? कण निकल रहे हैं। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। अब जिस कण को हम निकाल रहे हैं उसको एक सुई के नोक से उठा लीजिए और उसको तोड़िए, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उस कण को तोड़ के पीसीए तो क्या निकलेगा? अणु निकलेगा। क्या निकलेगा? अणु। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अब उस अणु में से एक सुई के नोक से उठाइए और उसे पीसिए, तो वो क्या निकलेगा? परमाणु निकलेगा। मतलब समझिए, पहले क्या लेना है? पदार्थ। क्या लेना है बच्चों? पदार्थ। पदार्थ को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कण। क्या निकलेगा? कण। और कण को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अणु निकलेगा।
और अणु को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु। क्या निकलेगा? परमाणु। परमाणु मतलब परम अणु, छोटे से छोटा अणु जिसे आप नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं तो पदार्थ को और कण को, और अणु पे ही आपको दिखना बंद हो जाएगा, मतलब बहुत पाउडर बारीक हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। परमाणु दिखता ही नहीं है, समझे कि नहीं? मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी चीज को, जैसे ये है इस मिट्टी को, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? इसको तोड़ेंगे तो हल्का हल्का क्या निकल रहा है? जो इसमें से हल्का हल्का बारीक बारीक निकल रहा है वो क्या है? वो है कण। वो क्या है बच्चों? वो है कण। और इसमें कण में से एक निकालना है, जितने कण निकले उसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कण। और उस कण को पीसिए यानी तोड़िए तो क्या निकलेगा? जब उसको तोड़ेंगे तो निकलेगा अणु। क्या निकलेगा? अणु। अब जब उसको पीस देंगे तो उसमें भी छोटे छोटे बारीक बारीक कण के रूप में होगा, तो उसको उठाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु। बताओ, यही नहीं दिख रहा तो उसका परमाणु का क्या हाल होता होगा? तो परमाणु तो एकदम बहुत ही बारीक हो जाता है, हम उसे देख ही नहीं सकते हैं। तो कहोगे कि किसने बताया फिर? तो सबसे पहले हमारे भारत के एक विद्वान थे जिसका नाम था महर्षि कणाद ऋषि, इनकी ही देन थी जो इन्होंने इसको बताया, ठीक है? तो इन्होंने ही बताया था। परमाणु की जानकारी सबसे पहले किसने दे दी थी? हमारे भारत के विद्वान। परमाणु की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी बताइए? महर्षि कणाद ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? महर्षि कणाद ऋषि ने दिया था। और उसके बाद देखिए, परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी किसने दिया था? जॉन डाल्टन। ये विद्वान विदेशी थे। देखिए, परमाणु संरचना की जानकारी यानी चित्र किसने बना के बताया था परमाणु के बारे में? तो परमाणु के बारे में यानी परमाणु की संरचना, परमाणु का जो चित्र बनता है ऐसे बनता है, आपने बुक्स में देखा होगा, इस तरह से परमाणु का चित्र बनता है। तो परमाणु संरचना की जानकारी किसने दी थी? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। इसलिए परमाणु संरचना का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को ही कहा जाता है, ठीक है? तो कहोगे जनक तो कणाद ऋषि को होना चाहिए था। अरे भाई, होना चाहिए था, लेकिन जो है देखिए, इन्होंने सिर्फ जानकारी दी थी, ना तो उसका नामकरण किया था ना कुछ, ठीक है? बस केवल जानकारी दे दिया था, बस थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया था। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने उसका चित्र बना के दिखाया और विस्तृत रूप से जो चीजें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है उसको वैल्यू दिया जाता है, तो इन्होंने दिया था, जॉन डाल्टन ने, ठीक है? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु हम देख नहीं पाते हैं वो अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब वो टूटेगा ही नहीं, उसे कोई काट ही नहीं सकता, उसे तोड़ नहीं सकता है। तो बाद में मॉडर्न जमाने के जितने वैज्ञानिक, आधुनिक जमाने के वैज्ञानिक आए, तो आधुनिक जमाने के वैज्ञानिकों ने क्या किया? आधुनिक जमाने के वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस परमाणु को क्या किया? परमाणु को तोड़ दिया और इसके 32 टुकड़े कर दिए। जो परमाणु आप देख नहीं सकते हैं, उस परमाणु को तोड़ने का कार्य किसने किया? उस परमाणु को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी 32 टुकड़ों में करने का किसने किया? तो आधुनिक जमाने के वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न जमाने के वैज्ञानिकों ने। आप पूछोगे कौन है, तो बताया जाएगा, अभी थोड़ी तुरंत सब बता दिया जाएगा। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इनकी बातों को काटा किसने? आने वाले नए वैज्ञानिकों ने, ठीक है? तो क्या मतलब इनको हम जनक ना माने फिर? क्योंकि इसने तो कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आने वाले वैज्ञानिकों ने तो इसको तोड़ दिया। जो परमाणु आप नहीं देख पा रहे हैं, उस परमाणु को भी तोड़ने का काम किसने कर दिया? नए वैज्ञानिकों ने। तो बताइए फिर इस हिसाब से नहीं मानना चाहिए कि ये परमाणु संरचना का जनक कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोल दिया था। तो लेकिन नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि हमको मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा मशीनें नहीं थी, उतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं था कि हम छोटे से छोटी चीज़ों को ढूंढ सकें या देख सकें।